नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाई वाच पर। तो चलिए दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था के आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में। ठीक है, तो ये जो प्रस्तावना है ये क्या चीज़ है, कहाँ से प्रेरित है, कैसे आया, ठीक है, भारतीय संविधान में कैसे आया, साथ साथ इसमें जो जुड़े शब्द हैं, ठीक है, तो उनका मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो प्लीज़ पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत का संविधान का जो प्रस्तावना है, ठीक है, भारतीय संविधान का प्रस्तावना वो क्या चीज़ है। तो देखिए, ये जो है संविधान का सारांश है। मतलब आप ये समझ सकते हो कि प्रस्तावना में पूरे संविधान का मूल भाव छिपा हुआ है, अर्थात प्रस्तावना का विस्तार ही हमारा संविधान है। तो इस तरह से आपको प्रस्तावना समझना है कि प्रस्तावना क्या है, ठीक है, और ये कहाँ से प्रेरणा मिली, प्रेरित कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। तो इस तरह से कुछ चीज़ें आपको पूछा जा सकता है, याद रखिएगा आप। इसका आधार क्या था, कहाँ से आई ये। तो हमने बात किया था कि जब 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब उद्देशिका प्रस्ताव किया था, तो यही जो है प्रस्तावना के रूप में बनकर उभरी। ठीक है, तो ये जो है इसका आधार है उद्देशिका प्रस्ताव। कब? 13 दिसंबर 1946 को किसके द्वारा लाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में। अब बात करते हैं कि सर्वप्रथम सबसे पहले प्रस्तावना कहाँ सम्मिलित किया गया था, किस देश में सम्मिलित किया गया था। तो सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में। कहाँ पे? अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। ठीक है, तो देखिए ये जो है अमेरिका का संविधान 1789 के करीब में बन गया था। तो इस पे प्रस्तावना को इनके जो है संविधान में सम्मिलित किया गया था। तो सबसे पहले यहाँ पे सम्मिलित किया गया था, आपको याद रखना है। इसमें भारत राज्य की प्रकृति बताई गई है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे राज्य देख के कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप कोई से भी ऑथेंटिक बुक पढ़ते हैं, ठीक है, पॉलिटी का, राज्य व्यवस्था का, तो उसमें राष्ट्र ना लिख के राज्य लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ राज्य का मतलब नेशन से, पूरे राष्ट्र से है, और राज्य को, स्टेट को क्या लिख दिया जाता है? प्रांत। ठीक है, तो देखिए अगर आप ज़्यादा डीपली जाओगे तो मैं बता देता हूँ ऐसा क्यों होता है। जो राज्य होता है और जो राष्ट्र, ठीक है, तो अगर आप राज्य व्यवस्था के टर्म में जाओगे तो ये हो जाता है। ठीक है, पॉलिटी के टर्म में इसको क्या समझते हैं कि जो राज्य होता है वो एक होता है राज्य, एक राष्ट्र। ठीक है, तो राष्ट्र जो होता है वो क्या होता है? सिर्फ सांस्कृतिक विचार होता है। ठीक है, और जैसे कि कोई जगह जहाँ पे सिर्फ सांस्कृतिक विचार हो, और राज्य मतलब इसमें सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्रशासनिक सारे विचार, मतलब राज्य का क्षेत्र कुछ ज़्यादा व्यापक है। और हमारा जो भारत है पूरी विविधताओं से भरा हुआ है, इसलिए आपको ये जो है राज्य शब्द देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा टफ लगता है तो आप बस ये समझ लीजिए कि जहाँ पे राज्य लिखा है वो संविधान में क्या है, उसका मतलब राष्ट्र है। ठीक है, तो और ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं, इसमें भारत राज्य का लक्ष्य छुपा है। ठीक है, मतलब जो भारत का जो लक्ष्य है इस प्रस्तावना में छुपा हुआ है। क्या है हमारा लक्ष्य? सबको समान भाव से स्वतंत्रता मिले, समानता मिले, न्याय मिले, और सब क्या है, बंधुता से, भाईचारे से रहे। ये सारी बातें जो है इसमें छुपा हुआ है। कानूनी स्थिति पे बात करते हैं, तो ये जो है संविधान का अंग है। ठीक है, तो यहाँ पे काफी मतभेद हुआ, पहले समय समय पे मतभेद हुआ है कि संविधान का अंग है कि नहीं है, इसको संविधान में सम्मिलित किया जाए, ठीक है, संविधान के अंग माना जाए कि नहीं माना जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो बात आई बेरूबाड़ी संघ मामला 1960 में, तो इसमें इस मामले में क्या किया, उच्चतम न्यायालय ने संविधान का अंग इसे नहीं माना। ठीक है, जब भी देखिए संविधान में जब भी कोई चीजें समझ में नहीं आती या किसी चीज का जब व्याख्या करना होता है, तो उसका व्याख्या, संविधान का व्याख्या उच्चतम न्यायालय करता है। ये संविधान का संरक्षक है। ठीक है, आप हमेशा याद रखिएगा। तो इस समय ये मामला में क्या किया, संविधान उच्चतम न्यायालय ने संविधान को प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। ठीक है, किसमें? बेरूबाड़ी संघ मामला में। आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट, ये हमेशा पूछा जाता है, केशवानंद भारती मामला। तो इसके बाद 1973 में ये मामला सामने आया और उच्चतम न्यायालय ने पूर्व व्याख्या को नकारते हुए, ठीक है, मतलब इसकी व्याख्या को नकारते हुए ये कहा कि प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक है, और महसूस किया गया कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो यहाँ से इसको संविधान का अंग माना जाता है। केशवानंद भारती मामले 1973। ठीक है, तो देखिए जब कोई चीज़ संविधान का अंग हो जाता है, ठीक है, तो वो संशोधनी भी हो जाता है। अगर आपको पता ही होगा कि हम संविधान को संशोधन कर सकते हैं, तो अगर प्रस्तावना संविधान का अंग हो गया तो हम इसे भी तो संशोधन कर सकते हैं ना। तो इसे समय समय पर संशोधित भी किया गया, और सबसे चर्चित संशोधन ये 42वां संशोधन 1976। तो इसमें काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें जो है संशोधन किया गया था, काफ़ी चीज़ इसमें नया लाया गया था, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो तीन जो नए शब्द जोड़े गए वो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन शब्दों का अर्थ भी हम बस थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए बस ये याद रखिए कि ये इस सीक्वेंस में आप याद रखिएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इस सीक्वेंस में जमाइए कि हमारे प्रस्तावना में कौन सा शब्द पहले है, या किसको पहले, कौन सा पहले दर्जा आता है, कौन सा पहले जो है संविधान के प्रस्तावना में आता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है।
तो चलिए हम आगे स्लाइड में बात करते हैं। तो आपको संविधान की प्रस्तावना अगर कोई भी जगह आप नेट पे भी सर्च करो तो मिल जाएगा, ठीक है। प्रस्तावना या उद्देशिका ये कोई से भी बुक से आप निकाल सकते हो। मैंने ये निकाला है एनसीईआरटी के बुक से। तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, देखिए सारी बातें ये लिखी हुई है। तो इसको क्या करेंगे आप, मैं आपको इन सारी बातों का, ठीक है, इन जो मतलब है चीज़ जो लिखी हुई उनका भी अर्थ बताने वाला हूँ। ये आप स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। और मैं इसको कोशिश करूंगा कि आपको याद करा दूं। तो आप कुछ इस तरह से इसको लिख लेना। देखिए कुछ इस तरह से आपको प्रस्तावना लिखना है ताकि आपको ये आसानी से याद हो जाए। इसको आपको लिखना है, हम भारत के लोग प्रभुत्व संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसको मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये बहुत बार इसका क्रम जमाने को आता है कि इनमें से सब प्रस्तावना में सबसे पहले कौन सा शब्द आता है, आप व्यवस्थित करिए। तो इस तरह से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसके बाद ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, बनाने के लिए तो समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात किया जा रहा है। तो सबसे पहले कौन सा न्याय बताया गया है ये भी पूछा जा सकता है। तो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, SAR, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। और इसे कैसे, SSPL, आप कैसे भी अपने हिसाब से भी ट्रिक बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिएगा। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है मैंने आपको बता दिया। अब हम बढ़ते हैं आगे स्लाइड की ओर। तो अब हम बात करेंगे जो प्रस्तावना के अंदर जो शब्द हैं उनका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे, कहाँ से लिए गए, ये सारी बातें हम करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम भारत के लोग, जो शब्द प्रस्तावना में सबसे शुरू में लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो देखिए ये कहाँ से प्रेरित है, ये अमेरिका के स्वतंत्रता की घोषणा से लिया गया है, ठीक है। वहां पे लिखा गया था वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो इसी को हमने ले लिया, बस यूनाइटेड नेशन की जगह लिख दिया इंडिया, ठीक है। तो कहां से प्रेरित है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से, ठीक है। और भारत की जनता ही संविधान का मूल स्रोत है, ये लाइन बताती है, हम भारत के लोग, ठीक है। ये बताती है कि भारत का संविधान क्या है, जनता द्वारा, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा बनाया हुआ है। और ये जो संविधान है जनता के लिए ही है, ठीक है। भारत की जनता ही संविधान का मूल स्रोत है। भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इस संविधान को अंगीकृत किया है। इस वर्ड का इतना सारा मतलब है, आपको ये समझना है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद संप्रभुता का अर्थ। तो देखिए संप्रभुता मतलब क्या होता है, इस शब्द का अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। मतलब ये अपने आंतरिक फैसले और बाहरी फैसले, मतलब विदेशी मामले अपने तरीके से खुद ले सकता है, इसमें ये स्वतंत्र है। अन्य कोई सत्ता या शक्ति इसे आदेश नहीं दे सकता कि आप हमारा पालन करें, विवश नहीं कर सकता, ऑर्डर नहीं दे सकता कि आपको हमारे अधीन रहना है, ऐसा करना है। ये पूरी तरह स्वतंत्र है। तो जब कोई कंट्री, जब कोई देश अपनी आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र रहता है तो उसे संप्रभु देश कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया संप्रभुता का मतलब। अब बात करते हैं समाजवादी। तो देखिए यह शब्द विशिष्ट आर्थिक व्यवस्था का द्योतक है जिसमें राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों पर सरकार के माध्यम से पूरे समाज का अधिकार होने की मान्यता दी जाती है। हमारा जो देश है समाजवादी देश है, मतलब यहाँ की जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी संपत्ति है, वो सभी का है, ठीक है, पूरे समाज का है, ये कहना चाहती है, ठीक है। और भारतीय समाजवाद किस तरह का समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। जैसे कि साम्यवादी समाजवाद आपको देखने को मिलेगा चाइना, तो इसमें लोकतांत्रिक मतलब लोगों के भलाई, लोगों का जो है स्वतंत्रता ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताऊं, अगर ये रोड आपको बनाना है चाइना में और एक रोड बनाना है आपको इंडिया में, तो अगर चाइना की बात ली जाए, ठीक है, तो चलिए हम पहले इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में एक रोड पास हुआ है, यहाँ पे एक रोड बनाना है और यहाँ पे किसी का घर है, किसी का खेत है, ठीक है, और किसी का प्लॉट है, कुछ भी है। तो क्या करेंगे, ये जाएंगे रोड बनाने वाले इनके पास, ठीक है, इनसे परमिशन लेंगे, ठीक है। फिर अगर किसी को आपत्ति होगा वो केस करेगा, ये न्यायालय में उलझता जाएगा और मामला इतना कभी कभी हो जाता है दिक्कत की रोड बन भी नहीं पाता, ठीक है, या तो कभी बहुत लेट हो जाता है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में अगर किसी व्यक्ति का उस एरिया में घर है, ठीक है, खेत है, कुछ भी है, तो वो क्या करेगी, गवर्नमेंट वहाँ पे बनाएगी, इनको हटना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ज़्यादा स्ट्रांग है। और यहाँ पे क्या है, भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद मतलब लोगों की स्वतंत्रता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इकोनॉमिक्स में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं, अभी भी मैंने आपको ये चीज़ बता दिया। तो इस तरह की जो लोकतांत्रिक समाजवाद को हम राज्याश्रित समाजवाद भी कह देते हैं, ठीक है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आस्था रखता है। मतलब मिश्रित मतलब यहाँ पे निजी और समाजवादी दोनों तरह की क्या अर्थव्यवस्था जो है चलती है, ठीक है। तो इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कह देते हैं।
भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, जिसे गांधीवादी समाज की ओर ज़्यादा झुका हुआ माना जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आगे स्लाइड में हम बात करेंगे पंथ निरपेक्ष के बारे में। ठीक है, तो भारत में ध्यान दीजिएगा, कहीं भी संविधान में धर्मनिरपेक्ष नहीं लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि धर्म के अंदर बहुत सारे पंथ आते हैं। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष नहीं लिखा है, संविधान में लिखा हुआ है पंथ निरपेक्ष। हम बात करेंगे पंथ निरपेक्ष क्या होता है। तो यह शब्द घोषित करता है कि भारत एक राष्ट्र के रूप में किसी विशेष धर्म को मान्यता नहीं देता। इससे यह भी घोषित होता है कि भारत सभी धर्मों का आदर करता है। मतलब मान्यता नहीं देता, मतलब ऐसा नहीं कि भारत किसी भी धर्म का रिस्पेक्ट नहीं करता, भारत सभी धर्मों को आदर करता है, सभी धर्मों को समान भाव से देखता है, और किसी राज्य को ये अनुमति नहीं है कि वो अपना अलग से धर्म बनाकर मतलब लोगों को बाध्य करे कि आपको ये धर्म मानना ही। यहाँ सभी लोग अपने धर्म जाति के लिए स्वतंत्र है, इंसान को जिसकी पूजा करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है पंथ निरपेक्ष का अर्थ। भारत धार्मिक राज्य नहीं होगा, राज्य को कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, सभी नागरिक अपने व्यक्तिगत विश्वास, आस्था और धर्म का पालन, संरक्षण और संवर्धन करने के लिए स्वतंत्र है। यह संविधान का मूल ढांचा है, और जो संविधान का मूल ढांचा रहता है उसे बदला नहीं जा सकता। ये केशवानंद भारती ने ऐसा कहा था। ठीक है, तो देखिए, जब संविधान का संशोधन हुआ था 42 में, 42वें संशोधन 1976 में, तो वो कई बार ऐसी चीज़ होती थी जिसमें संविधान का मूल ढांचा बदल जाता था, मतलब बदलने को रहता था। तो केशवानंद भारती ने कहा था कि आप प्रस्तावना में संशोधन तो कर सकते हो, लेकिन ऐसा संशोधन नहीं करोगे जिससे भारतीय राज्य व्यवस्था का जो है मूल भाव ही खत्म हो जाए। तो जो मूल ढांचा रहता है उसे बदला नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं लोकतांत्रिक का अर्थ। लोकतांत्रिक मतलब जो सत्ता है, जो शासन है, वो किसके हाथ में है? जनता के हाथ में। तो जनता के हाथ में जो शासन देखने को मिलता है आपको, ये दो प्रकार का देखने को मिलेगा। लोकतंत्र क्या होता है? दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, मतलब सीधे अगर जनता शासन करने लग जाए, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब जनता के प्रतिनिधि, जैसा कि भारत में होता है, इस तरह का अगर शासन हो। प्रत्यक्ष में वही बात जो मैंने बताया, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी सत्ता का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, और ये जो है व्यवस्था कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। भारत में क्या है ये? ठीक है, अप्रत्यक्ष, लोगों द्वारा चुनी प्रतिनिधि के हाथ में सत्ता होती है, और ये जो है दो प्रकार की ये भी होती है। ठीक है, एक संसदीय लोकतंत्र और एक क्या होता है? अध्यक्षीय लोकतंत्र। तो भारत में हम सभी पहले से ही पढ़ चुके हैं, भारत में कौन सी व्यवस्था है? संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था भारत में है। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे। तो देखिए, अगला जो है शब्द है वो गणतंत्र है। ठीक है, तो देखिए, गणतंत्र और लोकतंत्र में थोड़ा सा फर्क होता है। जो गणतंत्र होता है उसमें क्या होता है? देखिए, लोकतंत्र व्यवस्था को भी हम दो भाग में बांट देते हैं। एक होता है गणतंत्र, और एक राजशाही है जिसको राजतंत्र बोल देते हैं। तो ये तो नाम से स्पष्ट है। राजतंत्र में आप क्या समझोगे? जहाँ पे राजशाही में क्या होता है? राज्य का प्रमुख, ठीक है, जैसे हमारे देश का प्रमुख है, ठीक है, हमारे देश का कौन है प्रमुख? राष्ट्रपति। तो राज्य मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं पहले ही बताया, राज्य मतलब राष्ट्र। ठीक है, संविधान में हम ऐसे लिख देते हैं। तो राष्ट्र का प्रमुख जो है क्या होता है? उत्तराधिकारी पद पर आसीन होते जाता है। मतलब कोई जैसे कि ब्रिटेन हो गया, ठीक है, वहाँ पे महारानी, ठीक है, क्या होती है? पूरे राज्य का, राष्ट्र का प्रमुख होती है। फिर क्या होता है? महारानी जो होती है, ठीक है, उसके जो पुत्र होते हैं या उनकी जो पुत्री होंगे, उनके बाद वो, मतलब ऐसे वंशानुगत चलते रहता है। तो ये क्या होता है? ये जो तंत्र कहलाता है राजतंत्र कहलाता है। ठीक है, जैसे ब्रिटेन में है। और गणतंत्र में क्या होता है? इसका तात्पर्य यह है कि जो प्रमुख होगा, राष्ट्र का प्रमुख, उसे भी हम चुनते हैं। ठीक है, अध्यक्ष हो गया, प्रमुख होगा, नियमित अंतराल के लिए, नियमित कार्यकाल के लिए चुना जाता है। ठीक है, तो भारत में ये व्यवस्था है। तो देखिए, लोकतंत्र और गणतंत्र में आपको समझना है, इसमें बहुत लोग ज़्यादा कंफ्यूज भी होते हैं। ठीक है, लोकतंत्र हो गया एक, और एक हो गया गणतंत्र। लोकतंत्र में लोगों द्वारा शासन होगा, गणतंत्र में लोगों द्वारा भी, इसमें भी दोनों लोगों द्वारा शासन होगा। ठीक है, तो लोकतंत्र में क्या होगा? यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जो सत्ता का सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे प्रमुख है, वो क्या हो सकता है? या तो लोगों द्वारा हो सकता है चुना गया, या फिर राजशाही तरीके से। लेकिन गणतंत्र में क्या होगा? पूरा जो सत्ता होगा वो लोगों द्वारा ही चुना जाएगा, मतलब जो सर्वश्रेष्ठ होगा, प्रमुख होगा, वो भी लोगों द्वारा चुना जाएगा, तो होता है गणतंत्र। तो इस दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होता है। अब बात करेंगे हम यहाँ पे न्याय के बारे में। तो प्रस्तावना में 3 न्याय की जो है बात रखी गई है। ठीक है, 3 न्यायों की बात रखी गई है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सबसे पहले बात करेंगे सामाजिक न्याय। तो हर व्यक्ति के साथ जाति, लिंग, धर्म, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए, तो उसको समाज में समान न्याय का दर्जा मिलेगा। सामाजिक न्याय इस तरह से हो गया। आर्थिक न्याय,
मतलब अमीरी गरीबी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, राजनीतिक न्याय मतलब सभी को मतदान देने की, मत करने की और चुनाव लड़ने का अधिकार हो। तो इस तरह से 3 जो न्याय की बात यहाँ पे प्रस्तावना में की गई है। उसके बाद देखते हैं स्वतंत्रता। तो लोगों को अपनी मर्जी से जीने और रहने की स्वतंत्रता है। ठीक है, और बहुत सारी स्वतंत्रता हैं जो यहाँ पे संविधान में उल्लिखित है। आगे देखते हैं समता। तो इसका क्या मतलब होता है? मतलब बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अगर आप जहाँ पे भी देखोगे हर फील्ड में आपको समान अवसर प्रदान किया जाएगा। जैसे कि आपको नौकरी के लिए हो या कहीं भी जहाँ पे आप जाओगे वहाँ पे आपको किसी भी तरह से भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, हालांकि एक प्रावधान ऐसा भी है जहाँ पे SC ST लोगों को, OBC लोगों को क्या है, आरक्षण मिलता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा ये हमारे ये व्यवस्था है कि बिना किसी भेदभाव के समान अवसर दिया जाएगा। ठीक है, अल्पसंख्यकों को और इनको छोड़कर इनके लिए एक अलग व्यवस्था भी की गई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं बंधुत्व। तो बंधुता शब्द राष्ट्र के सभी नागरिकों के बीच भावनात्मक संबंध मतलब भाईचारों की भावना को दृढ़ करने का आदर्श प्रस्तुत करता है, जैसा कि परिवार के सदस्यों के बीच में रहता है। मतलब लोगों के बीच भाईचारा हो, बस यही चीज़ है यहाँ पे। संविधान की एकल नागरिकता भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। मतलब हमारा देश इतना बड़ा है, इतने सारे राज्य हैं, उसमें हर राज्य का अलग अलग नागरिक नहीं है। ठीक है, पूरे कंप्लीट भारत के लिए एक नागरिकता दिया जाता है। आप जहाँ चाहो आप वहाँ रह सकते हो, एकल नागरिकता जिसे कहते हैं। कई देश में ऐसे रहता है कि अगर आप जैसे कि आप मध्य प्रदेश के हो तो आपको यहाँ के लिए अलग नागरिकता लेना पड़ेगा, और जिस कंट्री के हो वहाँ के लिए आपको एक अलग नागरिकता दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन भारत में क्या है, एकल नागरिकता की व्यवस्था है। अब बात करते हैं प्रस्तावना के बारे में। जो लोग भी जो चीज़ें कहें, जिनका जो कथन था वो, ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन भी आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है। NA पालकीवाला, इन्होंने क्या कहा है, संविधान का परिचय पत्र कहा है किसको, प्रस्तावना को। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रस्तावना के बारे में ही लिखी गई हैं। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इन्होंने क्या कहा है कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। KM मुंशी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्होंने राजनीतिक जन्म कुंडली कहा है प्रस्तावना का, और हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल कहा है। सुभाष कश्यप, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना आत्मा है, प्रस्तावना की नींव पर संविधान की इमारत खड़ी है, ये सुभाष कश्यप ने कहा है। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, ये कहा है। अर्नेस्ट बाकर ने, ये भी इंपॉर्टेंट है, अर्नेस्ट बाकर, इन्होंने क्या कहा है, संविधान की कुंजी नोट है किसको, प्रस्तावना को। शब्द चयन और सौंदर्य में प्रस्तावना अद्वितीय है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। अब इन्होंने क्या कहा है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, इन्होंने ये कहा है कि प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा क्या है, तो आपको याद रखना है संविधान की आत्मा प्रस्तावना है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने ये कहा है। ठीक है, और एक नोट की तरह आपको ये भी याद रखना है कि BR अम्बेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। किन्होंने, BR अम्बेडकर में। वैसे तो प्रस्तावना की आत्मा माना जाता है, संविधान की आत्मा माना जाता है प्रस्तावना को, बट BR अम्बेडकर के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो है संविधान की आत्मा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू लेक्चर देखने के लिए। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अधिक से अधिक, और अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और चैनल के पार्ट बनकर आप रेगुलर वीडियोस को पा सकते हैं। और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। और किसी भी प्रकार के आपको क्वेश्चन है, क्वेरी है, या फिर कोई भी आपको सजेशन देना तो आप कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।